आज हम डिस्कस करेंगे जनरल फिजिकल केमिस्ट्री जीपीसी के शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर एक मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम है ए और बी, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहेगी। इसका रीजन ये होता है कि क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। उसके बाद अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, माना बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा? देखो बी की, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो सिंगल बॉन्ड में ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो बी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो बी पे क्या आएगा? -1, और इस पर आएगा +1। तो इस केस में यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है बी की -1 होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, तो अपनी तरफ लेगा तो -1 होगी, और ए की क्या रहेगी? +1। अब दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो इसमें दो बॉन्ड से शिफ्ट करेगा अपनी साइड, तो -2 रहेगी, और ए की +2 रहेगी। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो -3 रहेगी और ए की +3 रहेगी। ये इसकी माइनस इसकी प्लस की होगी, क्योंकि ये ले रहा है और ये दे रहा है। आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लिथियम वाले ग्रुप में बात करें तो इसमें क्या होता है? देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस रहता है वो 0.5 से इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ 1.0 होगा तो 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0। और अगर सोडियम वाले पेरियोड में देखें, इसमें लिए लिथियम वाला पेरियोड है, सोडियम वाले पेरियोड में देखें तो इसमें क्या रहेगा? 0.9 से 1.2, फिर 1.5, फिर 1.8, 2.1। मतलब कहने का मतलब है 0.3 से इंक्रीज कर रही है, तो 2.4 और 3.0 यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने का मिलेगा, ये चीज़ नोट कर लेना। फिर उसके बाद है सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट की बता रखे हैं जिनकी हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर फिर है ब्रोमीन की 2.8 होती है और आयोडीन की 2.5 होती है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? नाइट्रोजन की और क्लोरीन की इक्वल है, तो नाइट्रोजन की स्लाइटली ज़्यादा रहती है क्योंकि साइज छोटा होता है। फिर उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन और कार्बन की, तो आयोडीन की स्लाइटली ज़्यादा रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो 17th ग्रुप होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, इसको बस एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये हमेशा ज़्यादा ही दिखाने की कोशिश करता है, तो इसकी कार्बन से स्लाइटली ज़्यादा होगी, वैसे तो इक्वल ही रहती है। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में भी सेम केस है, वैसे तो दोनों की इक्वल होती है लेकिन फॉस्फोरस की स्लाइटली ज़्यादा होगी। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में देखेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज़्यादा है बी से, तो इस केस में ए की ज़्यादा है बी की कम है, तो ए ही बी को दे रहा है, ए के पास ज़्यादा है बी के पास कम है, ए ही बी को दे रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है ए से, और दे कौन रहा है? ए बी को दे रहा है, ज़्यादा तो बी की है फिर भी ए बी को दे रहा है, तो इस केस में बी के पास नेगेटिव आएगा और ए के पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन देता है तो इस केस में +2, और ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2। अब अगर दोनों की इक्वल होगी तो दोनों की इक्वल होगी, उस केस में भी जो देगा उसकी +2 और जो लेगा उसकी -2। आगे है ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करने के रूल टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन कैसे करेंगे? देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो हमेशा जीरो रहेगी, जैसे O2 है, N2 है, C2 है, P4 है, कोई भी होगा तो ये क्या होंगे? इन एलिमेंटल फॉर्म में अगर होंगे तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो जीरो रहेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन एलोट्रॉप इज ऑलवेज जीरो। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एलिमेंट्स की एलोट्रॉप्स में, एलोट्रॉप्स जैसे कार्बन के हो गए, डायमंड, ग्रेफाइट या फ्लोरीन, किसी भी चीज़ के जो एलोट्रॉप्स होंगे उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमेशा जीरो रहेगी। अब ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन अलॉय, अलॉय में जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो रहेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, कंपाउंड में अगर हम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इन ये जो कंपाउंड होते हैं इनकी हमेशा +1 रहती है। सेकेंड एलिमेंट जो ग्रुप होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं उनकी +2 रहती है। और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन अगर
मेटल के साथ होगा तो मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो हाइड्रोजन उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उस केस में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और अगर एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट के साथ होगा तो अदर एलिमेंट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन उस टाइम इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, इसका मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। आगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी, देखो इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑक्सीजन प्रेजेंट एज ऑक्साइड, ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं उसमें ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर हम उसकी -2 कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर परऑक्साइड है तो परऑक्साइड में क्या रहता है, परऑक्साइड में -1 रहेगा। परऑक्साइड कैसे होता है, ओ और दो ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, जैसे H2O2 परऑक्साइड है तो HOOH होगा, तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर इसका मतलब इन दोनों के बीच में तो जीरो रह जाएगा और इधर ही हाइड्रोजन से ही लेगा, तो इस केस में इसका क्या रहेगा, -1। अब सुपर ऑक्साइड के केस में क्या रहता है, सुपर ऑक्साइड के केस में O2 -1 होता है, O2 -1 होगा तो O2 = -1, और सिर्फ एक ऑक्सीजन की निकालेंगे तो -1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O2 सुपर ऑक्साइड के केस में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -½ रहेगी। अब आगे है OF2 की केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 2 फ्लोरीन माइनस यहाँ से निकलेंगे, 2 फ्लोरीन माइनस निकलेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर 2+ रहेगा। इसका मतलब इस केस में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 रहेगी। आगे O2F2 की बात करें तो O2 2+ यहाँ पे क्या होगा, देखो 2F2 दो माइनस लेके जाएंगे तो O2 जो है, O2 के ऊपर ओवरऑल 2+ आएगा और एक ऑक्सीजन का 1+ हो जाएगा, तो इस केस में +1 आएगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O एंड P इन O2 प्लेटिनम F6, यहाँ पर क्या होगा, देखो O2 PT F6 है, तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो O2+ और PT F6 से माइनस आता है, तो यहाँ पर O2+ है, इसका एक ऑक्सीजन की क्या होगी, +½ होगी। दो की अगर प्लस है तो एक की +½ होगी। और प्लेटिनम की कितनी होगी यहाँ पर, क्योंकि फ्लोरीन की -1 होती है, -1 में से -1 को इधर भेजेंगे तो मतलब ओवरऑल -6 होगी, -6 को इक्वल के उधर भेजेंगे +6, +6 में से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगी +5। आगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इन कंपाउंड, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी अगर कंपाउंड में देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट -8 टू n तक वेरी करती है। n-8 से n तक उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। जो n-8 है वहाँ पर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी और n पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी। अब यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा यहाँ पे n के। आगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का क्या सीन होता है, जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ये क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ देखने को मिलते हैं। आगे है कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कंसेप्ट अगर देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो रिडक्शन होगा। क्लासिकल मेथड्स की बात करें तो क्लासिकल मेथड में, या इसको हम ऑड मेथड भी कह सकते हैं, क्लासिकल मेथड या सॉरी ओल्ड मेथड को ही क्लासिकल मेथड कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहाँ पर हम कहते हैं कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, या कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा है, या और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है। रिडक्शन में इसका जस्ट अपोजिट होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम और रिमूवल ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आगे है टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप देखें तो इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है ए और बी, अगर देखो इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, जो
ए बी है, ए प्लस और बी माइनस बना रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, ए का ऑक्सीडेशन, बी का रिडक्शन। तो इंटरमोलिकुलर मतलब ऑक्सीडेशन अलग का हो रहा है और रिडक्शन अलग का हो रहा है। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है, या अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर आगे बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। देखो इंटरमोलिकुलर मतलब दो अलग अलग में देखने को मिल रहा था, लेकिन इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, एक ही में देखने को मिलेगा, मतलब सेम कंपाउंड में होगा। अब इसमें भी दो टाइप के रहते हैं, एक तो सेम कंपाउंड सेम होगा लेकिन एलिमेंट डिफरेंट होंगे। एक है कंपाउंड सेम होगा और एलिमेंट्स भी सेम होंगे लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी। सेम कंपाउंड देखो, इसका एग्जांपल ये है, सेम कंपाउंड है एमजीओ का ही रिडक्शन हो रहा है और एमजीओ का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये किस में आएगा, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट देखो एमजीओ एक मॉलिक्यूल है, सेम कंपाउंड है, तो सेम कंपाउंड में तो हो रहा है लेकिन सेम कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट में हो रहा है। इधर एमजी का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस केस में सेम कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट में हो रहा है। अब दूसरा केस यहाँ पर है सेम कंपाउंड के सेम एलिमेंट में। देखो सेम कंपाउंड है NH4NO2 और इसका सेम एलिमेंट है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, लेकिन एक चीज़ है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होनी चाहिए। इसकी -3 है, इस नाइट्रोजन की -3 है, इस नाइट्रोजन की +3 है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है इस केस में, लेकिन जो दोनों नाइट्रोजन है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डिफरेंट है। आगे है डिस्प्रपोर्शनेशन या ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये इसकी खासियत क्या है, देखो यहाँ पर कंपाउंड भी सेम होगा, एलिमेंट भी सेम होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होगी। यहाँ पर देखो सब कुछ सेम था लेकिन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट थी, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड, एलिमेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट सब के सब सेम रहते हैं। अब आगे बात करेंगे तो P4 जो है जैसे P4 है PS3 और H3PO4 बनाता है। इस केस में देखो P4 का की बात हो रही है तो P4 यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर माइनस में जाएगा और इधर प्लस में जाएगा। तो यहाँ पर P4 का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, P4 का ही रिडक्शन हो रहा है, जीरो ऑक्सीडेशन दोनों, मतलब जब P4 जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट भी है इसकी सेम रहती है। तो इसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन या ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। आगे है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, देखो अगर कोई सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज कब होगा, जब दूसरे को रिड्यूस करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब है खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करना। खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा मतलब अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा। अब किसी और को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब दूसरे के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। खुद का ऑक्सीडेशन करके दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, तो खुद तो सेल्फ तो ऑक्सीडाइज होगा लेकिन दूसरे के लिए किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह या रिडक्टेंट की तरह। तो जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जो सेल्फ रिड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। अब आ गया हाउ टू फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कैसे पता चलेगा, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड है, एलिमेंट है कंपाउंड में, उसकी बात करेंगे। तो अगर मैक्सिमम, मिनिमम या मीडियम में अगर हम उनको डिफ्रेंशिएट करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की अगर मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि अब ये देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, अब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, तो अब ये क्या करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। खुद का रिडक्शन करेगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। अब मिनिमम है तो मिनिमम का मतलब है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मिनिमम होने का मतलब है, अब जो है ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। अब इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा तो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरे के लिए किसका काम करेगा, रिडक्टेंट का काम करेगा। जैसे इसमें KMnO4 है, इसमें HCl दिया है, ठीक उसी तरीके से देखो आगे बात करेंगे, अगर मीडियम और मॉडरेट होगी तो ये ऑक्सीडेंट की तरह भी बिहेव करेगा और रिडक्टेंट की तरह भी बिहेव करेगा। आगे बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो जो इक्विवेलेंट वेट होते हैं वो हमेशा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर होंगे। ध्यान देना, इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। अब यहाँ पे जो ई है वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट, एम हो गया मोलर मास, वैलेंस वी
एफ है ये, वी एफ जो होगा वैलेंस फैक्टर होगा, या इसको एन फैक्टर या एक्स फैक्टर भी कहते हैं। अब ये जो वैलेंस फैक्टर है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। एसिड जो होंगे, एसिड के लिए जो वैलेंस फैक्टर होगा बेसिसिटी ऑफ एसिड होगा, एसिड की बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ H प्लस एसिड दे सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो HCl है वो कितने H प्लस दे सकता है, एक, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना रहेगा, 1। और इसकी बात करें बेसिसिटी की, तो एच प्लस देना या ओ एच माइनस लेना, ये इसकी बेसिसिटी होगी कि कितने एच प्लस दे रहा है या कितने ओ एच माइनस ले रहा है। अगर किसी केस में कोई ओ एच माइनस ले रहा है तो हम वहाँ पर देखेंगे कि कितने ओ एच माइनस ले रहा है, उतना उसका वैलेंस फैक्टर होगा। अब बेस के लिए बात करें तो बेस के लिए जो वैलेंस फैक्टर रहता है वो एसिडिटी और बेस होता है। बेस की एसिडिटी मतलब कितने ओ एच माइनस बेस दे रहा है वो उसका वैलेंस फैक्टर होगा, या कितने एच प्लस एक्सेप्ट कर रहा है वो उसका वैलेंस फैक्टर होगा। आगे आयन के लिए बात करें तो आयन के लिए जो वैलेंस फैक्टर रहता है, चार्ज और आयन विदाउट साइन, जो आयन का वैलेंस फैक्टर होगा, आयन्स के ऊपर कितना चार्ज है वही उसका वैलेंस फैक्टर होगा, या कितने आयन प्रेजेंट है वही उसका वैलेंस फैक्टर होगा। यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि हमने साइन इंक्लूड नहीं करना है। आगे है सॉल्ट। सॉल्ट के लिए क्या होगा, देखो सॉल्ट के लिए वैलेंस फैक्टर की बात करें तो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे देखने हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज जो है सॉल्ट के वैलेंस फैक्टर रहेंगे, या तो सिर्फ टोटल पॉजिटिव चार्ज देखेंगे या टोटल नेगेटिव। जैसे NaCl है तो NaCl का जो वैलेंस फैक्टर है 1 रहेगा, क्योंकि Na प्लस 1 प्लस रहता है और Cl माइनस, या तो हमने पॉजिटिव ही देखना है या नेगेटिव ही देखना है। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम। ई सॉल्ट अगर हमें सॉल्ट के लिए निकालना है तो पहले हम पॉजिटिव वाले के लिए निकाल लें, फिर बाद में हम नेगेटिव वाले के लिए निकाल लें, फिर दोनों को क्या कर ले, सम कर ले। आगे है वैलेंस फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का अगर वैलेंस फैक्टर देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, सेल्फ रिड्यूस होते हैं, यहाँ यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करती है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करती है तो इसमें हम देखेंगे कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है वही उसका वैलेंस फैक्टर होगा। वैलेंस फैक्टर मतलब टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना डिक्रीजमेंट देखने को मिला है वही उसका वैलेंस फैक्टर रहेगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर वैलेंस फैक्टर कैसे निकलेगा, वैलेंस फैक्टर निकलेगा कि टोटल इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है वहाँ से इसका वैलेंस फैक्टर निकल जाएगा। आगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड ड्यूरिंग इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान इक्विवेलेंट वेट कितना रहता है, इसमें है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज एंड डिक्रीज। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। तो देखेंगे अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होगी और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी होगी, तो उसको हमने देखना है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और ऑक्सीडेशन नंबर जो डिक्रीजमेंट है दोनों की वैल्यू बराबर है। जैसे 3 से ही ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई है, 3 से डिक्रीज हुई है, तो इस केस में वैलेंस फैक्टर 3 ही रहेगा, मतलब जितना इंक्रीज हुई है या जितना डिक्रीज हुई है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट इक्वल नहीं है तो यहाँ पर डिफरेंस लेंगे हम, जो ज़्यादा है मतलब इंक्रीजमेंट ज़्यादा हुआ है डिक्रीजमेंट कम हुआ है तो हम इंक्रीजमेंट माइनस डिक्रीजमेंट कर देंगे। यहाँ पर इन दोनों का ले लेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना इंक्रीज हुई है कितना डिक्रीज हुई है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। आगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड ड्यूरिंग ऑटो रेडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन या ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो इक्विवेलेंट वेट है वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट वेट किसके लिए निकालना है, डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन में ऑक्सीडेशन भी उसी का होता है, रिडक्शन भी उसी का होता है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन वाले का भी ले लेंगे प्लस रिडक्शन वाले का ले लेंगे। अब ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीडेशन हुआ है जिसका, उसका इक्विवेलेंट वेट ले लेंगे, जिसका रिडक्शन हुआ है उसका इक्विवेलेंट वेट ले लेंगे, और दोनों का सम क्या आ जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा यहाँ से। आगे है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने, कैसे बैलेंस करते हैं उसके पॉइंट्स है देखो।
क्रॉस मल्टी यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई बाय द वैलेंस फैक्टर। जो रिएक्टेंट है उन रिएक्टेंट के वैलेंस फैक्टर निकाल लो। दो रिएक्टेंट है, दोनों के वैलेंस फैक्टर निकालना। इस जो पहले का वैलेंस फैक्टर आएगा उससे दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे और दूसरे के वैलेंस फैक्टर से पहले को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद है बैलेंसिंग ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद पूरी रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एटम्स हैं उन सबको बैलेंस कर दो। आगे है इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक, अब आगे देखो आगे क्या जो प्रोसेस होगी वो हम देखेंगे, वो मीडियम पर डिपेंड करेगी, एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम अगर होगा तो जो ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करेंगे H2O से, वाटर से बैलेंस करेंगे। जैसे इधर साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है तो दूसरी साइड में उतने ही वाटर लगा देंगे, जितने इधर ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहे हैं तो उतने ही नंबर ऑफ वाटर हम इधर लगा देंगे। अब वाटर लगा देंगे तो फिर इधर क्या हो जाएगा, एक साइड H+ की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, H+ वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे, मतलब हम H+ ऐड करेंगे हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए। ये तो बात होगी एसिडिक मीडियम की। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में वाटर एडेड इन अपोजिट साइड में वाटर ऐड करेंगे। जैसे ऑक्सीजन इधर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो कायदे से हमें प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन बढ़ानी चाहिए, वाटर ऐड करने चाहिए। लेकिन इसमें अपोजिट साइड में किया जाता है, इसका मतलब है कि वाटर को हम रिएक्टेंट साइड में ही ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, OH- को ऐड कर देंगे। जब माना हमने रिएक्टेंट साइड में H2 ऐड किया तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में जितने भी ऑक्सीजन और H कम पड़ रहे हैं उतने ऐड कर देंगे, जिससे रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, सारी प्रोसेस वही है, वैसे ही करना है हमने जैसे आगे की बैलेंसिंग कर रहे थे। लेकिन हाफ रिएक्शन में एक और चीज़ देखने को मिलती है, जो चार्ज होते हैं, चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं। क्या करेंगे, चार्ज को काय से बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन से। अब आगे है बैलेंसिंग ऑफ ऑटो रेडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑटो रेडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है तो रूल वही है, सारे पॉइंट्स वही है, बस जो बैलेंसिंग है वो प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करना है। आगे है सॉल्वेशन एंड सॉल्वोलिसिस। सॉल्वेशन और सॉल्वोलिसिस देखो क्या होता है। अगर सॉल्वेशन की बात करेंगे तो सॉल्वेशन में जो भी आयन होते हैं, आयन के साथ जो सॉल्वेंट होता है वो ऐड हो जाता है और इंट्रैक्शन के बाद सॉल्वेशन का फॉर्मेशन करता है। सॉल्वेशन मतलब आयंस के साथ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट ऐड हो गया है। अब जैसे AB डाल रखा है, AB में A+ और B- है, तो यहाँ पर देखो A+ होगा, तो A+ को AB को हमने वाटर में डाल दिया है, तो AB को वाटर में डालेंगे तो वाटर क्या होता है, H2O में ऑक्सीजन -1 रहेगा और हाइड्रोजन +1 रहेगा। अब ये क्या हो गया, डाइपोल की तरह रह गया, डाइपोल की तरह हो गया। अब यहाँ पर A+ है, देखो A+ को ऑक्सीजन माइनस क्या करेगा, ऑक्सीजन माइनस A+ के साथ इंटरेक्ट होगा तो A+ को ऑक्सीजन जो है चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा इस तरीके से। और B- को जो हाइड्रोजन है वो घेर लेगा, वाटर का हाइड्रोजन, और A+ को वाटर का ऑक्सीजन, इस तरीके से घेर लेगा। अब यहाँ पे आयन डाइपोल अट्रैक्शन देखने को मिलता है। देखो आयन है A+ और डाइपोल कौन है, H2O जो है डाइपोल है। तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो H2O है वो किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस बेस की तरह। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। और इधर पर क्या है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन देखने को मिला है। ये आयन, ये डाइपोल, और H2O किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह। H2O एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि H+ दे रहा है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन क्या हो गया, सॉल्वेशन ऑफ कैट, ये देखो सॉल्वेशन ऑफ कैटायन और सॉल्वेशन ऑफ एनायंस। तो कंप्लीटली सॉल्वेशन का मतलब क्या होगा, आयंस को सॉल्वेंट के द्वारा घेर लेना या सॉल्वेंट के द्वारा आयंस के चारों ओर अट्रैक्ट होना। अब आगे है इन केस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट सॉल्वेशन कॉल्ड हाइड्रेशन। अगर सॉल्वेंट जो है हाइड्रो वाटर है तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन यहाँ पर हुआ है, तो इसका क्या हुआ है, इन दोनों का हाइड्रेशन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन ने घेर रख सॉरी वाटर ने घेर रखे हैं। आगे सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस में क्या होता है, देखो यहाँ सॉल्वेशन में तो जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेशन में सॉल्वेंट आयंस के चारों तरफ आ जाता है और आयंस के साथ अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन सॉल्वोलिसिस में जो सॉल्वेंट होता है वो डिकम्पोजिशन का काम करता है। इसका मतलब आयंस की भी जो
एटम्स है उसके बीच में बॉन्ड ब्रेक का काम करता है। तो डिकम्पोजिशन थ्रू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है डिकम्पोजिशन का काम करता है। अगर यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट होगा तो हम इसको कहेंगे हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्वेशन है सॉल्वेंट का आयंस के साथ ऐड हो जाना, इंटरेक्ट हो जाना, और सॉल्वोलिसिस है आयन के द्वारा सॉल्वोलिसिस है सॉल्वेंट के द्वारा मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ब्रेकिंग का काम करना।